नमस्कार मित्रों, प्राचीन ज्ञान आयुर्वेदिक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना मित्र आज आपके लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं जो हर घर से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को भीतर ही भीतर कमजोर कर रहा है और हमें इसका आभास भी नहीं होता। मित्रों, हमारे भारत देश में सूर्य की रोशनी की कोई कमी नहीं है। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 90% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, लगभग 75% लोगों के शरीर में विटामिन बी 12 का स्तर भी खतरनाक रूप से कम पाया जा रहा है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम केवल समस्या की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि इसके मूल कारणों को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि अपनी ही रसोई में मौजूद साधारण चीजों से हम इसे कैसे संतुलित कर सकते हैं। इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह ज्ञान आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। इसे गहराई से समझना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि हमारे शरीर और त्वचा के भीतर क्या प्रक्रिया चल रही है, तब तक हम इसके समाधान को गंभीरता से नहीं अपनाएंगे। मित्रों, अक्सर हम सोचते हैं कि धूप में थोड़ी देर टहल लिया तो विटामिन डी मिल गया, लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ धूप नहीं, सही समय की धूप आवश्यक है। सूर्य की किरणों में मुख्यतः दो प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, यूवीए और यूवीबी। सुबह और शाम के समय प्रायः यूवीए किरणें अधिक होती हैं, जो त्वचा को समय से पहले बूढ़ा बनाती हैं, झुर्रियां लाती हैं। परंतु ये विटामिन डी बनाने में सहायक नहीं होती। विज्ञान के अनुसार जब सूर्य आकाश में लगभग 45 डिग्री से ऊपर होता है, अर्थात जब आपकी परछाई आपकी लंबाई से छोटी हो जाती है, तभी यूवीबी किरणें पृथ्वी तक प्रभावी रूप से पहुंचती हैं। भारत में यह समय सामान्यतः सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच होता है। अब विडंबना देखिए, यही वह समय होता है जब धूप तेज और चुभने वाली होती है और हम स्वाभाविक रूप से छांव ढूंढने लगते हैं। परिणाम स्वरूप हम पूरे दिन उजाले में रहते हुए भी अपने शरीर को वह आवश्यक ऊर्जा नहीं दे पाते जिससे विटामिन डी का निर्माण हो सके। प्रकृति ने हम भारतीयों को मेलानिन नामक एक अद्भुत सुरक्षा कवच दिया है, जो हमारी त्वचा को गहरा रंग प्रदान करता है। यह मेलानिन सूर्य की हानिकारक किरणों को सोखकर हमें त्वचा संबंधी रोगों से बचाता है। ठंडे देशों के लोगों में यह कम मात्रा में होता है, इसलिए उन्हें थोड़ी सी धूप से ही पर्याप्त विटामिन डी मिल जाता है। लेकिन यही मेलानिन जो हमें सुरक्षा देता है, वह यूवीबी किरणों को त्वचा के अंदर गहराई तक पहुंचने से भी रोकता है। परिणाम स्वरूप एक भारतीय व्यक्ति को, विशेषकर सांवली त्वचा वाले को, विटामिन डी प्राप्त करने के लिए गोरे व्यक्ति की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक समय धूप में बिताना पड़ता है। अर्थात यदि किसी विदेशी व्यक्ति के लिए 15 मिनट की धूप पर्याप्त है, तो हमें कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा धूप में रहना आवश्यक हो सकता है। इसके साथ ही हमारी आधुनिक जीवन शैली भी इस समस्या को बढ़ा रही है। आजकल हम घर से बाहर निकलते समय SPF 30 या 50 वाला सनस्क्रीन लगाते हैं, जो त्वचा को तो सुरक्षित रखता है, लेकिन विटामिन डी के निर्माण को भी काफी हद तक रोक देता है। मित्रों, अनेक शोध यह बताते हैं कि SPF 30 वाला सनस्क्रीन हमारी त्वचा की विटामिन डी बनाने की क्षमता को लगभग 95% से 98% तक कम कर देता है। इसके साथ ही कभी धार्मिक कारणों से या फिर धूप में काला पड़ने के डर से हम अपने शरीर को सिर से पांव तक ढक लेते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य की आवश्यक किरणें हमारी त्वचा तक पहुंच ही नहीं पाती। शहरों में बढ़ता हुआ प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है। यह प्रदूषण वातावरण में ही यूवीबी किरणों को सोख लेता है, जिससे वे हम तक पहुंचने से पहले ही कमजोर हो जाती हैं। और यदि आप यह सोचते हैं कि ऑफिस की खिड़की के पास बैठकर धूप लेने से विटामिन डी मिल जाएगा, तो यह एक भ्रम है। कांच यूवीबी किरणों को पूरी तरह रोक देता है, अंदर केवल गर्मी आती है, विटामिन डी नहीं। अब प्रश्न उठता है कि इसका समाधान क्या है। तो मित्रों, यह कोई कठिन विज्ञान नहीं है। केवल अपनी जीवन शैली में कुछ सही और वैज्ञानिक बदलाव करके आप इस कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि धूप लेने का सही तरीका क्या है। केवल बाहर खड़े हो जाना पर्याप्त नहीं है। विटामिन डी तब बनता है जब आपकी त्वचा में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और सूर्य की यूवीबी किरणों के बीच रासायनिक क्रिया होती है। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक की धूप सबसे प्रभावी मानी जाती है। इस समय सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है और किरणें सीधे त्वचा तक पहुंचती हैं। अब बात आती है कि शरीर का कितना हिस्सा खुला होना चाहिए। यदि आप केवल चेहरा और हाथ ही धूप में रखते हैं, तो पर्याप्त विटामिन डी नहीं बन पाएगा।
प्रयास करें कि आपकी पीठ, बाजू और टांगे भी धूप के संपर्क में आए। कम से कम 35% से 40% शरीर खुला होना चाहिए। ध्यान रखें, धूप और आपकी त्वचा के बीच कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, न कपड़े, न कांच और न ही सनस्क्रीन। हालांकि एक सावधानी भी आवश्यक है। यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है तो शुरुआत 10 मिनट से करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 30 से 40 मिनट तक ले जाएं। चेहरे को झुर्रियों से बचाने के लिए आप उसे ढक सकते हैं या काला चश्मा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं आहार की। मित्रों, मशरूम एक अद्भुत प्राकृतिक स्रोत है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मशरूम भी इंसानी त्वचा की तरह प्रतिक्रिया करता है। इसमें एर्गोस्टेरोल नामक तत्व होता है जो धूप में रखने पर विटामिन D2 में परिवर्तित हो जाता है। उपयोग की विधि बहुत सरल है। मशरूम को खरीदने के बाद 30 से 60 मिनट तक सीधी धूप में रखें, फिर उसे पकाकर सेवन करें। विशेष रूप से शाकाहारियों के लिए यह एक उत्तम स्रोत है। अब बात करते हैं अंडे की। आजकल कई लोग फिटनेस के नाम पर अंडे की जर्दी, पीला भाग को फेंक देते हैं, जबकि असल में विटामिन D उसी में होता है। एक अंडे की जर्दी में लगभग 30 से 40 IU विटामिन D पाया जाता है। यदि आप प्रतिदिन 3 से 4 उबले अंडे जर्दी सहित लेते हैं तो आपकी दैनिक आवश्यकता का बड़ा हिस्सा पूरा हो सकता है। और यदि संभव हो तो देसी या फ्री रेंज अंडों का चयन करें, क्योंकि उनमें विटामिन D की मात्रा अधिक होती है। जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए मछली एक उत्कृष्ट विकल्प है। सप्ताह में 2 बार रोहू, कतला जैसी फैटी मछलियों का सेवन करें। इनके लीवर और वसा में विटामिन D प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने पोषण सुधार के लिए फोर्टिफिकेशन अभियान शुरू किया है। जब भी आप दूध, घी या तेल खरीदें तो पैकेट पर बने नीले रंग के +F चिन्ह को अवश्य देखें। इसका अर्थ है कि उसमें विटामिन D और विटामिन A मिलाया गया है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, विटामिन D एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, अर्थात इसे शरीर में अवशोषित होने के लिए थोड़ी मात्रा में हेल्दी फैट की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने आहार में संतुलित मात्रा में घी, तेल या अन्य स्वस्थ वसा अवश्य शामिल करें। इसलिए मित्रों, जब भी आप विटामिन D से भरपूर आहार लें या कोई सप्लीमेंट ग्रहण करें तो यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आपके भोजन में थोड़ा देसी घी, कच्ची घानी का तेल या फिर बादाम, अखरोट जैसे नट्स अवश्य शामिल हों। बिना वसा के शरीर इस अमूल्य विटामिन को सही प्रकार से अवशोषित नहीं कर पाता। आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि विटामिन D की कमी को जड़ से समाप्त करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है तो इसे अपने जीवन में अपनाना ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं उस दूसरे महत्वपूर्ण तत्व की ओर जो हमारे देश में थकान, कमजोरी और नसों की समस्याओं का एक बड़ा कारण बन चुका है। यह है विटामिन B12, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कोबालामिन कहा जाता है। मित्रों, यदि आपको सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, हाथ पैरों में झंझनाहट या चींटियां चलने जैसा अनुभव होता है, या फिर आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। अब इसके मूल कारणों को समझना अत्यंत आवश्यक है। विटामिन B12 प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं, बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। पशु इन बैक्टीरिया को अपने आहार के माध्यम से ग्रहण करते हैं और यह उनके शरीर में संचित हो जाता है। फल, सब्जियां और अनाज में यह विटामिन प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। यही कारण है कि भारत जैसे देश में, जहां बड़ी संख्या में लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, वहां B12 की कमी व्यापक रूप से देखने को मिलती है। पुराने समय में लोग सीधे प्रकृति से जुड़े रहते थे, कुएं का पानी पीते थे और जमीन से निकली सब्जियों को बिना अधिक रासायनिक सफाई के उपयोग करते थे। इससे उन्हें थोड़ी बहुत मात्रा में B12 भी प्राप्त हो जाता था। लेकिन आज के पेस्टिसाइड और RO पानी के युग में यह प्राकृतिक स्रोत लगभग समाप्त हो गया है। अब एक और महत्वपूर्ण कारण, हमारी रोजमर्रा की आदतें। भोजन के बाद चाय या कॉफी पीना हम में से अधिकांश लोगों की आदत बन चुकी है। लेकिन यह आदत आपके शरीर में B12 की भारी कमी का कारण बन सकती है। चाय में उपस्थित टैनिन और कॉफी में मौजूद कैफीन भोजन में उपस्थित विटामिन B12 के साथ मिलकर ऐसा जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसे हमारी छोटी आंत अवशोषित नहीं कर पाती। साथ ही इनका अम्लीय स्वभाव उस प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है जिसके द्वारा शरीर B12 को ग्रहण करता है। इसलिए यदि आप चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं तो भोजन और चाय के बीच कम से कम 1 से 1.5 घंटे का अंतर अवश्य रखें
भोजन के तुरंत बाद चाय पीना मानो अपने ही पोषण को नष्ट करना है। अब बात करते हैं दूध की। हमारे देश में यह मान्यता है कि दूध को जितना अधिक उबालेंगे वह उतना ही शुद्ध होगा, परंतु सच्चाई इससे भिन्न है। विटामिन B12 एक अत्यंत संवेदनशील तत्व है जो अधिक गर्मी से नष्ट हो जाता है। जब आप दूध को बार बार उबालते हैं या लंबे समय तक धीमी आंच पर पकाते हैं तो उसमें मौजूद B12 की मात्रा 30% से 50% तक घट सकती है। इसका सही तरीका यह है कि दूध को केवल एक बार उबालें। जैसे ही उफान आए गैस बंद कर दें। बार बार गर्म करने के बजाय उसे ठंडा करके सुरक्षित रखें और आवश्यकता अनुसार ही पुनः गर्म करें। विशेषकर माइक्रोवेव में दूध गर्म करने से B12 का अधिक नुकसान होता है, इसलिए पारंपरिक तरीके से गर्म करना ही उचित है। मित्रों, विटामिन B12 केवल एक पोषक तत्व नहीं है, बल्कि ये हमारी नसों का सुरक्षा कवच है। इसकी कमी हमारे नर्वस सिस्टम को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकती है। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि शाकाहारी होने के कारण उन्हें B12 के लिए केवल सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। यदि हम अपने आहार को सही ढंग से व्यवस्थित करें तो प्राकृतिक रूप से भी इसकी पूर्ति संभव है। चूंकि यह विटामिन पौधों में नहीं पाया जाता, इसलिए शाकाहारियों के लिए दूध और उससे बने पदार्थ प्रमुख स्रोत हैं। सबसे पहले दही और छाछ। दही केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि जीवित सूक्ष्म जीवों प्रोबायोटिक्स का भंडार है। फर्मेंटेशन प्रक्रिया के दौरान इसमें B12 की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए प्रतिदिन एक कटोरी ताज़ा दही या दोपहर के भोजन के साथ एक गिलास छाछ का सेवन न केवल आपके पाचन तंत्र को सुदृढ़ करेगा, बल्कि आपकी नसों को भी आवश्यक पोषण प्रदान करेगा। इसके साथ ही पनीर का सेवन भी अत्यंत लाभकारी है। मित्रों, पनीर न केवल प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, बल्कि इसमें विटामिन B12 भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रखें कि पनीर को अधिक तेल में तलकर या डीप फ्राई करके न खाएं, क्योंकि अत्यधिक तापमान से इसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। इसे कच्चा या हल्का सेककर सेवन करना ही सबसे उत्तम माना गया है। इसके साथ ही नियमित रूप से दूध का सेवन अवश्य करें। जैसा कि पहले बताया गया है, दूध को बार बार उबालने से उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। यदि आप दिन में 2 गिलास दूध सही विधि से लेते हैं तो यह आपकी दैनिक आवश्यकता का एक बड़ा भाग पूरा कर सकता है। जो लोग मांसाहार करते हैं उनके लिए विटामिन B12 की पूर्ति के अनेक प्रभावी विकल्प उपलब्ध हैं। विशेष रूप से मटन की कलेजी, लिवर को B12 का भंडार कहा जाता है। केवल 100 ग्राम कलेजी में आपके पूरे सप्ताह की आवश्यकता से भी अधिक B12 पाया जाता है। यदि शरीर में इसकी अधिक कमी हो तो सप्ताह में एक बार इसका सेवन अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त अंडे की जर्दी का सेवन करें। इसमें विटामिन D के साथ साथ विटामिन B12 भी प्रचुर मात्रा में होता है। प्रतिदिन 2 से 3 अंडों का सेवन शरीर में ऊर्जा और ताकत बनाए रखने में सहायक होता है। मछली और झींगा जैसे आहार भी विटामिन B12 के उत्कृष्ट स्रोत हैं। इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड न केवल आपके शरीर को पोषण देते हैं, बल्कि मस्तिष्क की कार्य क्षमता को भी बेहतर बनाते हैं। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, आप कितना भी पौष्टिक भोजन क्यों ना करें, यदि आपका शरीर उसे सही ढंग से अवशोषित नहीं कर पा रहा है तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए एक सरल नियम अपनाइए, 1 घंटे का अंतर। चाय और कॉफी में उपस्थित टैनिन और कैफीन विटामिन B12 के अवशोषण में बाधा डालते हैं। अतः भोजन के साथ या तुरंत बाद चाय कॉफी का सेवन ना करें। भोजन और चाय के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर अवश्य रखें। इसके विपरीत यदि आप भोजन के साथ या बाद में विटामिन C युक्त पदार्थ जैसे नींबू पानी या संतरा लेते हैं तो यह B12 के अवशोषण को बेहतर बनाने में सहायक होता है। दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे इडली, डोसा, ढोकला आदि जो खमीर फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं, उनमें भी थोड़ी मात्रा में B12 विकसित हो जाता है। इसी प्रकार अंकुरित अनाज भी पाचन को बेहतर बनाते हैं और शरीर को पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करते हैं। हालांकि यदि आपका विटामिन B12 स्तर 200 पीजी प्रति मिलीलीटर से नीचे चला गया है तो केवल आहार पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में चिकित्सक की सलाह लेकर सप्लीमेंट या इंजेक्शन लेना ही उचित मार्ग है। अब एक गंभीर चेतावनी, मित्रों, अपनी सेहत के साथ कभी भी प्रयोग न करें। बिना जांच और डॉक्टर की सलाह के विटामिन सप्लीमेंट लेना हानिकारक हो सकता है। विशेषकर विटामिन D, जो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, शरीर में जमा होता रहता है। यदि इसकी अधिक मात्रा ली जाए तो यह शरीर से आसानी से बाहर नहीं निकलता।
जब शरीर में विटामिन डी की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो यह रक्त में कैल्शियम का स्तर असामान्य रूप से बढ़ा देता है। इससे किडनी पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप पथरी या किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही यह हृदय और फेफड़ों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए सदैव ध्यान रखें, पहले जांच फिर उपचार। आप सभी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट स्वयं से न लें। सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाएं, विशेष रूप से 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट। वर्ष में कम से कम एक बार अपना और अपने परिवार का परीक्षण अवश्य कराएं। रिपोर्ट आने के बाद अपने चिकित्सक से परामर्श लें। वही आपको बताएंगे कि आपको साप्ताहिक उच्च मात्रा फॉर हाई डोज की आवश्यकता है या दैनिक कम मात्रा पर्याप्त होगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, सूर्य की उचित धूप लेना, भोजन के तुरंत बाद चाय से बचना और दूध को सही विधि से उबालना, ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन यही आदतें आपको भविष्य की बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं। अब आपकी बारी है। हमें बताइए, क्या आप भी बिना कारण थकान या पैरों के दर्द से परेशान रहते हैं? क्या आपने कभी अपना विटामिन डी या बी12 टेस्ट करवाया है? यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपनाएं और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और जीवन में निरंतर सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।